नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त हलचल मचने वाली है। खबरें आ रही है कि जापान की सबसे बड़ी बैंकिंग ग्रुप देश की जानी मानी एनबीएफसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा चर्चा करेंगे देश भर में बढ़ते प्रदूषण की और इस गंभीर मुद्दे पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट और ऑटो सेक्टर का क्या कहना है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। भारत में इलेक्ट्रिक वर्सेस हाइब्रिड गाड़ियों की जंग अब तक जो है ऑटो कंपनियों के बीच चल रही थी, लेकिन अब ये मामला जो है संसद तक पहुंच गया है। संसद की समिति ने क्या कहा इस पूरे मामले पर, इसकी करेंगे पड़ताल। इसके अलावा चर्चा करेंगे सरकार के नए कैफे 3 नॉर्म्स की। सरकार के नए नियमों ने पूरे ऑटो सेक्टर में भूचाल ला दिया है। पेट्रोल से चलने वाली छोटी कारों को वजन के आधार पर मिलने वाली राहत के खिलाफ टाटा मोटर्स और JSW-MG मोटर ने सीधा पीएमओ का जो है दरवाजा खटखटाया। टाटा और JSW-MG को क्या आपत्ति है, विवाद की असली वजह क्या है, इसकी करेंगे पड़ताल। और अंतिम में चर्चा करेंगे दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल प्लाजा के बारे में गंभीरता से जो है सोचने का समय आ गया है। और क्या क्या टिप्पणी की गई, इसकी भी करेंगे पड़ताल। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत में कार कंपनियों के बीच इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों को लेकर जो बहस चल रही थी वो अब सरकार के लेवल तक पहुंच गई है। संसद की एक स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सरकार की सब्सिडी, टैक्स छूट और प्रोत्साहन जो है सिर्फ जीरो एमिशन गाड़ियों को ही मिले, यानी बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यानी जिसको आप ईवी के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले वाहनों को फायदा मिले, ना कि हाइब्रिड गाड़ियों। सर, क्या है ये पूरा मामला, आपसे हम समझना चाहेंगे। नहीं, देखिए, ऑटो सेक्टर में पिछले कुछ वक्त से एक बड़ा भूचाल जैसी स्थिति बनी हुई, जहां अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग तरह की गाड़ियों को लेके या जो साइज़ को लेके और एमिशन को लेके यहाँ पे अलग अलग तरह की तकरार चल रही है। एक मसला यहाँ पे ईवी का और हाइब्रिड गाड़ियों का था, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियाँ वर्सेस ईवी कार्स। और अब उस पर संसद की जो एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने एक बड़ा एक अपनी तरफ से कह दीजिए कि सिफारिश की है या रुख रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनको इस मुकाबले में कमतर रखना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे तरजीह दी जानी चाहिए। सरकार किसी भी तरह के इंसेंटिव चाहे PLI के फॉर्म में दे रही है या ख़रीदारों को सब्सिडी दे रही है या कोई टैक्स रिबेट अगर दी जा रही है, तो वो सीधे तौर पर जो बिजली वाली गाड़ियां हैं उनको दी जानी चाहिए, ना कि हाइब्रिड गाड़ियों को, क्योंकि अंततः हाइब्रिड गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही हैं और पेट्रोल पे चल रही है, तो फिर वो जो उत्सर्जन को कम करने का एक जो कॉन्सेप्ट है या कम करने का एक जो फैसला है या टारगेट है, वो हासिल होता हुआ नहीं दिखता यहाँ पे। लेकिन प्रवीण सर, किसे होगा फायदा और किसे होगा नुकसान, ये भी एक अगला सवाल आता है। तो कहा जा रहा है कि टाटा मोटर्स जो है और महिंद्रा एंड महिंद्रा को फायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो कंपनियां हैं अधिकतर रूप से अगर देखा जाए तो ईवी पर जो है ज़्यादा फोकस देती हैं। लेकिन अब मार पड़ने वाली है मारुति सुजुकी पर, टोयोटा पर। कहा जाता है कि इनके पास तो हाइब्रिड गाड़ियों की जो है ये बड़ी रेंज है इनके पास है। सर, इन दोनों कंपनियों का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो वो आप कैसे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल, टोयोटा और मारुति, इनके पास जैसा आपने बताया कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो हाइब्रिड उसमें है, और मारुति लंबे वक्त तक इस बात के लिए अड़ी रही कि बिजली वाली गाड़ियों को लाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देश में। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक और उन्होंने जो RC भार्गव है, उनका एक और बयान बहुत महत्वपूर्ण आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बिजली की गाड़ियाँ चलाकर कोयले जो वो कम करना चाहते हैं आप पॉल्यूशन को, लेकिन बिजली कहाँ से पैदा कर रहे हैं? बिजली बोले आप थर्मल पावर से पैदा कर रहे हैं, उसके लिए कोयला जला रहे हैं। तो अंततः आप कोयला जला रहे हैं और उसके जरिए पॉल्यूशन फैला रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम बिजली गाड़ियाँ चला के इस पॉल्यूशन कम कर रहे हैं। तो बोले कि इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो हाइब्रिड गाड़ियाँ, जहाँ पे आपको एक रेंज या एक ऑल्टरनेटिव वे मिलता है इंजन के चलने का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो मोटर आपकी चार्ज होती है आपकी गाड़ी के फ्यूल से ही जी। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट था, एक रुख था, वो मारुति का था, टोयोटा भी इसी उस पे है। और दो अब एक तरह के मैं आपको कहूँ कि दो वर्ग बन गए हैं, जिसमें एक तरफ टोयोटा और मारुति खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ टाटा मोटर्स हो गया
या महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, या दूसरी एमजी मोटर जैसी गाड़ियां भी हैं जो जिनका ईवी का अच्छा खासा वो है। जी सर, ये भी तर्क दिया जा रहा है टाटा और महिंद्रा की तरफ से कि हाइब्रिड को बढ़ावा देने से लोग जो है ईवी को भी कम खरीदेंगे, और चूंकि इसको एक नई एंट्री के तौर पर जो है देखा गया था, कहा गया था कि सभी चीज़ों को हटाकर एकदम नई जो है इलेक्ट्रिक पर चलने वाली चीज़ लाने की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर कई राज्य सरकारों ने भी जो है इंसेंटिव्स देने की घोषणा की थी कि चलिए भाई हम इससे भी जो है पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेंगे, तो उसको धता बताते हुए कहा जा रहा है कि ये स्कीम कर सकती है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने लास्ट ईयर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारें हैं उनको फ़ायदा दिया था, उनको छूट दी थी, अच्छी खासी छूट दी थी, और उसको इस साल की शुरुआत में उसको वापस लिया गया इस छूट को। अब जो पार्लियामेंट्री पैनल है उसका कहना यह है कि ये किसी भी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए जिससे कि लोग एनकरेज्ड हों हाइब्रिड गाड़ियों को लेके। लेकिन एक बड़ा मसला यहाँ पे ज़रूर उठता है, भले जो संसदीय समिति का रुझान कुछ भी हो, कि आखिर जो समस्या ईवी के साथ है, और हाल में एक और बयान आया था कि ईवी जो सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे तो यूज़ हो रही हैं, लेकिन पहला व्हीकल या आपका प्राइमरी व्हीकल के तौर पर ईवी को यूज़ करने से लोग हिचक रहे हैं, क्योंकि रेंज का एक जो इश्यू है वो आज भी बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू आज भी बना हुआ है। और टैक्स में भी फर्क है सर, एक पॉइंट ये भी है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। ईवी पर जो है जीएसटी सिर्फ कहा जा रहा है कि 5% है, कोई सेस हालांकि इस पर नहीं है, लेकिन हाइब्रिड पर है जो 18 से 40% तक का टैक्स है सर। और कुछ राज्यों में जो मैं डेटा देख पा रहा हूँ सर, हाइब्रिड की जो है हल्की फुल्की छूट भी है, लेकिन ईवी जितनी नहीं है। तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। नहीं, उसमें एक बात और भी देखिए, एक तो 5% की का जीएसटी पहले ही यहाँ पे लग रहा है जो इन पे ईवी पे है। दूसरी तरफ जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं या मेन गाड़ियों के तौर पर अगर आप उनको आईसी व्हीकल के तौर पर अगर आप देख लें तो वहाँ पे भी सरकार ने 28% का स्लैब खत्म कर दिया जी। तो सारी गाड़ियाँ अब 18% के स्लैब में आ गई, या फिर जो लग्जरी व्हीकल हैं उनको 40% के स्लैब में उनको डाला गया। तो ज़्यादातर गाड़ियाँ अब 18% के स्लैब में। यहाँ पे पेट्रोल डीजल गाड़ियों की कीमतें भी कम हुई, और इस वजह से भी ईवी का एडॉप्शन में थोड़ी सी अड़चनें आना शुरू हुई है। तो अब सरकार की संसदीय समिति ने सुझाव दिया, एक सुझाव और वो दिया है जो इस पैनल की अगुवाई कर रहे हैं आपके राज्यसभा मेंबर हैं जी। उन्होंने एक सुझाव ये दिया कि भाई जो एथेनॉल का इस्तेमाल है ये जो गाड़ियों में जो जिस तरह से हो रहा है, हाँ, तो जो पुरानी गाड़ियां हैं जो जिनके इंजन इसके कंप्लाइंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं बने हुए, वहाँ पे ग्राहकों को या लोगों को इसका नुकसान भी हो रहा है, इंजनों में डैमेज हो रहे हैं और कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसको लेकर कई बार हम लोगों ने मनी सेंट्रल में भी इस बात को कोशिश की थी कवर करने की। लोग कई तरह के आरोप लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो चीज़ बात सामने आ रही थी कि उससे कहा जा रहा था कि गाड़ी के अंदर का जो कुछ कंपोनेंट है वो थोड़ा डैमेज हो रहा है, लेकिन फिर कंपनियों ने तर्क दिया था कि वो तो एक प्लास्टिक का रबर नुमा कोई वस्तु है, उससे उतना ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। लोगों के माइलेज भी अफेक्ट हुए, इससे लोगों के इंजन में भी प्रॉब्लम आई, गाड़ियों को चलाने में दिक्कतें हुई, तो ये कई समस्याएं आई थी। अब बिल्कुल जो नए व्हीकल बने हुए हैं वो E20 कंप्लाइंट हैं व्हीकल जो इंजन है, तो पुरानी गाड़ी जितने भी लोगों ने खरीदी है 1, 1.5, 2 साल पहले की, उनके लिए तो समस्या बदस्तूर जारी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देश में गाड़ियों को जो है कम प्रदूषण वाली बनाने के लिए जो है सरकार नई जो है कैफे 3 नियम लाने जा रही है, लेकिन ये नया नियम जो लागू होने से पहले ही ऑटो इंडस्ट्री 2 खेमों में बट गई है। कुछ कंपनियों को लग रहा है कि इससे छोटी कारों को फायदा मिलेगा, तो कुछ का कहना है कि ये नियम ना इंसाफ कर रहा है ना सेफ्टी के हक में। हालात ऐसे बन गए हैं कि कार कंपनियां अपनी बात लेकर सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ तक पहुंच गई है। सर अब यहाँ किस बात को लेकर रार है, ये भी आप समझाइए। नहीं देखिए, बहुत वक्त से ये कैफ़े नॉर्म्स को लेके एक रस्साकसी चल रही है, और प्राइमरी तौर पर 2 खेमे जो बटे हुए हैं उसमें एक तरफ आपकी मारुति सुजुकी है और दूसरी तरफ बाकी की सारी कंपनियां हैं जी। इसको लेके श्याम जो है वो कई मरतबा बैठक कर चुकी है जो ऑटो कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ, और उनके साथ ये इस पूरा जो मसला है कैफ़े नॉर्म्स का जो कि 2027 से लागू होना है, उसको लेके कई मरतबा बैठक हुई जिसमें कोई एक कॉन्सेंसस बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बना नहीं। अब इस पूरे विवाद की जड़ में एक जो नया नियम है या एक जो कैटेगरी बनाई गई है बीई ने इसमें कैफे नॉर्म में, वो यहाँ पे
जी, तो विवाद सर की जो वजह बनी है। जो सरकार ने कैफे 3 के जो ड्राफ्ट में एक नया नियम सुझाया है, उसको मैं अपने व्यूअर्स के सामने रखता हूँ। बहुत हल्की, कम वजन वाली छोटी कारों को प्रदूषण नियमों में थोड़ी राहत या छूट मिलेगी, ऐसी बात कही जा रही है। अगर कार का वजन 909 किलोग्राम से कम है तो उसे CO2 उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है उसके हिसाब से 3 ग्राम प्रति किलोमीटर की छूट मिल सकती है। क्या आप कहना चाह रहे हैं किसी बात को लेकर रार है? बिल्कुल इसी को लेके रार है। ये 4 मीटर से छोटी गाड़ियां होंगी, 909 किलोग्राम इनका जो है वो वेट रहेगा जी। और 1200 सीसी से कम का इंजन कैपेसिटी होगी। ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी को एक लेकर आया गया है। अब इस चीज़ को लेके सवाल पहले से चल रहे थे कि साहब इस नॉर्म को लाने की या ये नई कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। टाटा, महिंद्रा सारे लोग इसके उलट थे। अब जो है वो JSW MG मोटर ने और टाटा मोटर्स ने इसको लेके PMO को चिट्ठी भेज दी कि साहब ये जो कैटेगरी है ये मारुति को या किसी एक खास कंपनी को ज़्यादा सहूलियत देती है। एक बात। दूसरी बात यहाँ पे बड़ी कही जा रही, वो ये कही जा रही कि जब हम कंज्यूमर या जो पैसेंजर सेफ्टी की बात करते हैं वहाँ पे इतने हल्के या कम वजन की गाड़ी को लेकर आना सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होगा, ये नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा मसला है और सारी कंपनियों को एक बराबर रखा जाना चाहिए। एक और बड़ी बात, जब उन्होंने कहा कि हम उत्सर्जन को लेकर इतने प्रयास कर रहे हैं, EV पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर इस तरह की गाड़ियों को कम वजन वाली या उत्सर्जन के नॉर्म्स में उनको ढील देने की जो छूट है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इसको लेके अब एक रार तकरार जो है वो बनी हुई है। लेकिन प्रवीण सर, इसमें EV को नुकसान होने की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है बैटरी की वजह से भारी होती हैं, वजन आधारित नियम से जो है EV को नुकसान हो सकता है। इससे भारत का जो है 2030 तक जो सपना है 30% तक EV का जो टारगेट को प्राप्त करने का, अब वो भी प्रभावित हो सकता है, ये भी तर्क दिया जा रहा है सर। बिल्कुल। तो यही बेसिकली मसला ये है कि मारुति की कारें जो छोटी कारें हैं जिसके लिए मारुति को जाना जाता है, वो गाड़ियां हल्की हैं, कम वजन की हैं और उनके ज़रिए मारुति 50% मार्केट को कैप्चर भी करती है। मारुति का अगर मार्केट कैप 50% है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है छोटी गाड़ियों में उसकी जी पूरी तरह से जो है एक छत्र उसका राज है मारुति का। जी। ये सारी कंपनियां, बाकी के जो ऑटोमेकर्स हैं, ये चाहते हैं कि मारुति का जो छोटी कारों का जो वर्चस्व है उसको तोड़ा जाए। मारुति ये मांग करती है कि साहब छोटी कारें कंज्यूमर फ्रेंडली हैं, उनके बजट में आती हैं और लोग कोई पहली कार का अगर सपना देखता है तो वो सबसे पहले एक छोटी गाड़ी खरीदना चाहता है। ऐसे में ऐसे नियम का लाना, खासतौर पर ऐसे देश में जहाँ फ्यूल कैपेसिटी या आपका जो लोगों की इनकम कम है, वहाँ अगर कोई कार खरीदने का सपना देखता है तो उसके लिए आप शुरुआती रेंज में ही महंगी गाड़ियां ला देंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी। ऐसे लोगों के लिए छोटी गाड़ियों का रहना जरूरी है। लेकिन सर मैं इसको अगर द बिगर पिक्चर के रूप में अगर देखूं तो आम आदमी के लिए क्या भविष्य में झटका लगने वाला हो सकता है क्या, कि आगे कार की कीमतें बढ़ सकती हैं? छोटी गाड़ियों को अगर कहा जाएगा कि आप पूरा सेफ्टी नॉर्म्स लाइए तो उससे तो कीमतें बढ़ेंगी। नहीं, देखिए जो एयर पैक के नॉर्म्स हैं वो लाए गए और बहुत सारे सेफ्टी के, पैसेंजर सेफ्टी के नियम सरकार लेकर आई। कॉस्ट आएगी ना सर। हाँ, तो इसी वजह से गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ी। पिछले कुछ मारुति ने भी इस चीज़ को भी बहुत उठाया जोर शोर से कि जो सरकार के कंप्लायंस के जो नियम हैं उनको पूरा करने की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, इस वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है और फिर लोग खरीदने से दूर हट रहे हैं। जब तक सरकार ने GST कट नहीं की थी तब तक मारुति की और दूसरी कंपनियों की भी ये समस्या थी कि कंप्लायंट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो अब अगर आप सेफ्टी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर लोगों पर उसका वजन पड़ेगा। तो मारुति इसके उलट थी। लेकिन चूंकि GST कट हुआ तो एक बार फिर से छोटी कारें सुर्खियों में या एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जी, अब देखना होगा सर कि PMO की तरफ से क्या आती है बात सामने, किसकी जीत होती है, छोटी कारों की जीत होती है कि बड़ी गाड़ियों की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है जिससे लाखों जो है वाहन मालिकों को राहत मिली और कई गाड़ियाँ जो हैं वो सीधे कार्रवाई के दायरे में भी आ गई। अब सवाल ये नहीं है कि गाड़ी कितनी पुरानी है, बल्कि ये है कि वो BS4 या BS6 मानकों पर खड़ी उतरती हैं या नहीं। आखिर कोर्ट ने क्या बदला, किसे राहत मिली और किसे सतर्क होने की ज़रूरत है, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। असर गाड़ियों का मसला जो है वो लगातार जो है बदस्तूर जारी है और पॉल्यूशन प्लस ऑटो सेक्टर और जिस तरह से
पूरी कहानी जो चल रही है, आप समझाइए सर क्या है ये मामला। ये पॉल्यूशन और AQI के लेवल जिस तरह से शूट अप किए हैं, जहरीली हवा जिस तरह से दिल्ली NCR की कम से कम बात अगर करें हम, तो केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, पूरे NCR के लिए और फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए, सबके लिए पिछले कुछ अगर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर से, तो लगातार सबसे बड़ा मसला यही बना हुआ है कि आखिर पॉल्यूशन से निपटा कैसे जाए जी। उसके लिए कई कदम सरकार ने उठाए। ग्रैब के जो नियम है वो ग्रैब 4 दिल्ली में लागू इम्पोज किया गया और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेके सुनवाई हुई और वहाँ कई बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात छेड़ दी है सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ये हम अपने व्यूअर्स को बता दें। कहा है कि BS4 और BS6 मानक वाली गाड़ियों पर सिर्फ उम्र के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, यानी जो उसका एज है उसके आधार पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन BS4 से नीचे यानी BS3, BS2, BS1 वाली गाड़ियों पर जो है सरकार कार्रवाई कर सकती है। अब जैसा कि मैंने ओपनिंग में बोला था प्रवीण सर की एंड ऑफ लाइफ, अब एंड ऑफ लाइफ वाहन किसे कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। देखिए दिल्ली NCR में कई सालों से यह नियम है सर कि 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियाँ और 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो सड़कों पर नहीं चल सकती, इन्हें एंड ऑफ लाइफ जो है व्हीकल कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है सर कि सिर्फ उम्र के आधार पर गाड़ी हटाना सही है या गाड़ी कितना धुआं देती है, एमिशंस मतलब देती है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है, वो बड़ा एक फैक्टर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल फैक्टर यही होना चाहिए गाड़ी की गाड़ी कितनी फिट है, गाड़ी क्या वाकई पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पहले ये फैसला आया था इसी साल के मिडिल में कि जहाँ पे कि ऐसी सभी एंड ऑफ लाइफ गाड़ियाँ जिनकी 15 साल से ऊपर की पेट्रोल या 10 साल से ऊपर की डीजल, इनको अगर सड़क पे चलाते हुए पाए गए तो आपको सीज किया जाएगा, इम्पाउंड किया जाएगा, आपको तेल नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसे नियम आए और उसके बाद एक बड़ा बवाल मचा और फिर सरकार ने इन नियमों को नवंबर तक के लिए सस्पेंड किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब BS3 तक की व्हीकल के साथ आप ये जो है सख्ती कर सकते हैं, लेकिन BS4 और उसके ऊपर की जो गाड़ियां हैं वहाँ पे आपको अभी ढील देनी होगी, इन गाड़ियों को चलने का आपको अधिकार देना पड़ेगा और एक वैलिड जो PUC है उसको भी एक वो बनाया गया है कि PUC अगर किसी गाड़ी का नहीं है तो उसको तेल भरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और ये कोई पहला मामला नहीं है सर, इसके पहले जो पूर्व जो CGI रह चुके हैं BR गवई साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी कि किसी गाड़ी से कितना प्रदूषण होता है ये सिर्फ उसकी उम्र यानी एज देखकर जो है तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था, समझाया था कि देखिए कोई गाड़ी 1 साल में 30,000 किलोमीटर तक चलती है, वहीं दूसरी गाड़ी 5 साल में ही मान लीजिए 15,000 किलोमीटर नहीं चलती है। तो ऐसे में ये जो तुलना कहना कि पुरानी है इसलिए प्रदूषण ज़्यादा कर रही है, ये बात जो है हमेशा जो है सही साबित नहीं हो सकती है। तो CGI साहब ने भी इस बात को कहा था और करंट जो CGI साहब हैं वो भी इस बात को स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये एक पॉलिसी लेवल का ऐसा सवाल है जिस पे सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। भले ऐसा हो सकता है कि ऑटो कंपनियां इस बात के लिए राज़ी ना हो और एंड ऑफ लाइफ जो व्हीकल वाला कॉन्सेप्ट है उसको वो समर्थन दें कि साहब 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल गाड़ी चलेगी, इसके आगे नहीं चलने दी जानी चाहिए जी। लेकिन अब आप एक आम आदमी के नज़रिए से सोचिए जिसने ठीक से, और ये बात हम बार बार इस न्यूज़ रूम में भी आप चर्चा करते रहते हैं कि विशाल, अगर मान लो कि अगर कोई 10 लाख की गाड़ी खरीदता है और विदिन 7 साल या 10 साल के भीतर उसको फिर हटाना पड़ जाए तो कितना महंगा पड़ता है उस व्यक्ति पर। खासकर अगर वो व्यक्ति अगर मिडिल क्लास से आता हो तो समझिए कि 1 साल में 1 लाख रुपए की मार उस पर पड़ रही है। बिल्कुल, वो होल्डिंग कॉस्ट है आपको, आपके पास आपको गाड़ी रखने की। अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करके, लोग पॉल्यूशन भी कराते हैं, चेक उसका सर्टिफिकेट भी लेते हैं क्योंकि जगह जगह चेक होते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस हिसाब से जितने ऊंचे जुर्माने किए गए हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट में, उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति ऐसा बहुत ही लापरवाह लोग होंगे जो PUC नहीं कराते। अदरवाइज तो सारे लोगों की गाड़ियों के PUC भी हैं जो चेक होके आ रहे हैं आपके कि साहब आपकी गाड़ी जो प्रिस्क्राइब्ड एमिशन नॉर्म्स है उसके भीतर आपकी गाड़ी एमिशन कर रही है। गाड़ी फिट है एकदम, अगर आप उसकी फिटनेस चेक कराएंगे तो गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर है। ऐसी गाड़ियों को चलते रहने की इजाज़त क्यों नहीं दी जानी चाहिए ताकि कंज्यूमर का, देखिए सरकार ने जब GST का बोझ घटाया तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था या मकसद ये था कि लोगों के पास पैसे बचें, लोगों का जो लिविंग का जो खर्च है, रहने का खर्च है वो कम हो। ये भी उसी का दरअसल पार्ट है। अब तमाम लोगों के पास कारें हैं जिसमें मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास तक के लोग हैं।
कम से कम एक कार लोगों के पास है। इन लोगों का आपका जो बर्डन है, अगर 6-7 साल में 8 साल में अगर किसी को गाड़ी बेचनी पड़ती है तो गाड़ी की पुरानी कार की कीमत आप नई खरीदिए 6 या 7 साल में 1/3 के आसपास कीमत रह जाती है। आप समझिए कि उसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी बैठती। गाड़ी ठीक हो लेकिन आपको बेचनी पड़ेगी क्योंकि आपके सामने मजबूरी है कि आप गाड़ी को उसको चला नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ लाइफ वाला मामला क्योंकि है। आपकी गाड़ी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, उसके लिहाज से आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड नहीं तो होगा। इसका वे आउट क्या है? आप क्या चाहते हैं कि एंड ऑफ लाइफ वाली जो सीमा है उसको अब बढ़ाया देखिए, जाए? उसमें भी मसला एक और भी है। मान लीजिए आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी को बंद कर देते हैं कि साहब यहाँ 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन दूसरे स्टेट्स में तो ले जाता है व्यक्ति बिल्कुल। कम अब दाम आप पे। क्या कीजिए उसमें कि आपने यहाँ से एनओसी निकलवाइए जी दूसरे स्टेट में, या आपका जो होम स्टेट हो, सपोज मान लीजिए दिल्ली में आप रह रहे हैं, आप हैं बिहार के या यूपी के, जी। आप वहाँ पे अपने गांव या अपने शहर में वहाँ पे जो भी घर है वहाँ ट्रांसफ़र कराइए। उस स्टेट का फिर आप रोड टैक्स भरिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराइए, फास्टैग से लेके नई नंबर प्लेट सारे कराइए, नया process इंश्योरेंस renew कीजिए कीजिए। और तब उस गाड़ी को 5 साल चलाने के लिए आपको फिर फिटनेस मिल जाती है या चलाने के लिए वैलिडिटी मिल जाती है आपकी। जी जी। तो ये 2 तरह के मापदंड या जो नियम हैं, इसका क्या मकसद है? अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं चलाने दे रहे तो पूरे देश में मत चलाने दीजिए, या बाकी के एनसीआर से बाहर निकलते तो गाड़ी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन भी फिर अपने लोकल उसमें ही कराते हैं ताकि उनको 2 बार रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े। जो लोग बहुत दूर की सोचते हैं वो इस तरह से भी करते हैं, जी रहते हैं मान लीजिए एनसीआर में, लेकिन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वो जिस मूल जिले से हैं वहाँ बिहार का, कराया जी। और वहाँ से फिर गाड़ी को अपना दिल्ली में लाके चला रहे हैं, और फिर जब 10-12 साल हो गए तो गाड़ी को गांव भेज दिया, लेकिन वो दोबारा रजिस्ट्रेशन या एनओसी का आपका झंझट खत्म हो गया। एग्जैक्टली। और उसमें बहुत मोटा पैसा लगता है सर, अच्छा खासा पैसा जी, लगता है जी, उसमें। जी सर। एक और एज के लिहाज से गाड़ी की जैसे एज होती है उसके हिसाब से जो नई गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करके आपकी रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट निकाली जाती है जब आप किसी इंटर स्टेट आप जब गाड़ी ट्रांसफर पुरानी कराते हैं। रहेगी और जो कैलकुलेशन है वो नए आधार पर नई होगा। गाड़ी के आधार पर उसमें डेप्रिशिएट होता है, जी। लेकिन डेप्रिशिएट करके उसको आप कैलकुलेट लेकिन दोबारा खर्चा तो हो जाता है ना सर, और बिल्कुल पूरा खर्चा ताम होता झाम हो जाता है। चलिए एक और खबर है सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है। NHAI यानी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और दिल्ली नगर निगम यानी MCD से कहा है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर यानी जो बॉर्डर है वहाँ पर मौजूद जो नौ जो टोल प्लाजा है उसके बारे में गंभीरता से सोचें। कोर्ट ने पूछा कि क्या इन टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है या दिल्ली से बाहर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, ये आप प्लीज़ बताइए। अब इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि टोल प्लाजा पर जो गाड़ियाँ रुकती हैं, लंबी लंबी कतारें हो जाती हैं, वहाँ लोग खड़े रखते हैं अपने वाहन को, गाड़ी का इंजन ऑन रहता है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता रहता है, और वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है पूरे दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कराने का। आप कैसे देख रहे हैं सर इस गाइडलाइंस को भी? नहीं, बिल्कुल, ये तो कई बार ये मसला उठा है पहले भी कि जो दिल्ली में जो कंजेशन होता है बॉर्डरिंग स्टेट से दिल्ली में आने वाले व्हीकल जहाँ पे बॉर्डर पे रुकते हैं दिल्ली के, वहाँ पे चेक पॉइंट या आप कहिए कि ये टोल प्लाजा बने हुए हैं, उसकी वजह से जाम की मैसिव समस्या क्रिएट होती है। अगर आप गुड़गांव और दिल्ली के बीच के बॉर्डर पे जो जाम है वहाँ आप देख लीजिए, आप शाम को निकलना या सुबह जाना वो एक हरक्यूलियन टास्क है उसको करना। ये बात पहले से चल रही कि इनको हटाया जाएगा, इनके जरिए GPS बेस्ड या दूसरी टेक्नोलॉजी के तरीके से आप टोल वसूलने की बात खुद परिवहन मिनिस्टर भी कर चुके हैं जी। और अब सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है, उन्होंने एक इस पर तल्ख टिप्पणी भी की है कि कल को आप पैसा कमाने के लिए क्या आप कनॉट प्लेस पे भी आप टोल बूथ लगा देंगे, वहाँ से भी कलेक्शन करना शुरू करेंगे क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं जी। तो इनको हटाया जाना चाहिए निश्चित तौर पे। जो भी इसकी ऑल्टरनेटिव व्यवस्था बने वो सरकार को उसको बनाना चाहिए। कितना कलेक्शन होता है, क्या उसको किसी दूसरे मत से उसको हासिल नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप जैसे ही दूसरे स्टेट से दिल्ली के बॉर्डर पहुंचते हैं, लंबी लाइन वहाँ पे लगी है, या वीकेंड पर भी लोग चले जाते रैंडम हैं तरीके से इधर उधर गाड़ी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनसे टोल ये वसूला जाता है। बसें खड़ी हैं, दूसरे व्हीकल खड़े हुए हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है वो वहाँ पे बाधित होता है, लोगों के आने जाने और इसमें दिक्कत होती है। ये चीज़ केवल और केवल जब पॉल्यूशन है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, तब तक नहीं होना चाहिए। ये पूरा परमानेंट इसका इंतज़ाम
किया जाना हालांकि चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एमसीडी को कि एक हफ्ते के अंदर आप मुझे बताइए कि क्या प्रदूषण के समय, जैसा कि आपने अभी कहा कि नवंबर दिसंबर के समय क्या इन टोल बूथ प्लाजा जो है उनको बंद किए जा सकते हैं या नहीं, इसका भी जवाब देने की बात कही गई। अब देखना होगा कि क्या जवाब आता है सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सर। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में एक और बड़ा जो है विदेशी निवेश आ सकता है। जापान की सबसे बड़ी बैंकिंग ग्रुप जो है मित्सुबिशी यूएफजेड फाइनेंशियल ग्रुप देश की जानी मानी एनबीएफसी कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की जो है प्लानिंग कर रही है। क्या है ये सर पूरी खबर, इसको करेंगे डिकोड। तो आपसे समझना चाहेंगे सर, और लगातार आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रहा था कि बार बार जो है अब जो विदेशी कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं सर बाहर की, अब वो लगातार भारत की ओर रुख कर रही हैं, भारत की तरफ उनका ध्यान है। भर भर कर पैसा जो है वो आता हुआ दिख रहा है। आप कई बार उदाहरण दे चुके हैं, येस बैंक का मामला अगर आप देखिए वो देखिए, और तमाम बहुत सारे ऐसे बैंकों में जो है वो कहा जा रहा है कि विदेशियों का जो पैसा है वो आ रहा है, ताकि इसका दूसरा एंगल ये भी आपने समझाया था कई बार, मनी सेंट्रल में आपने समझाया था कि इंडियन बैंकों को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो सर ओवर टू यू, ये क्या खबर है? नहीं, बिल्कुल देखिए, दो बड़े मामले आ रहे हैं जो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में विदेशी पूंजी के आने की जो बड़ी खबरें हैं उससे जुड़े हुए हैं। एक मिजुहो सिक्योरिटीज़ जो है जापान का, वो एवेंडस में पैसा लगा रहे हैं, वो केकेआर का स्टेक खरीद रहे हैं, और ये लगभग सौदा जो है वो 5900 करोड़ की वैल्यूएशन के आधार पर हो रहा है, और 52.5 लगभग करोड़ डॉलर का ये डील होने वाली है जी। इसके अलावा सर मित्सुबिशी की बात आपने कही, तो भारत की जो है श्रीराम फाइनेंस में कहा जा रहा है कि 20% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदने की बात कही जा रही है, और ये जो सौदा है वो करीब 4.4 अरब डॉलर, अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो करीब ये 40,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। और ये जो सौदा है ये शुक्रवार को फाइनल हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बोर्ड की बैठक है वहाँ ये फैसला होगा सर। तो लगातार देखिए, आपने भी एक उदाहरण दिया एवेंडस वाला, और ये देखिए श्रीराम फाइनेंस। बिल्कुल, तो ये 20% स्टेक ले रहे हैं मित्सुई, जो यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप है जी, वो श्रीराम फाइनेंस में स्टेक खरीद रहे हैं, और ये इस साल का सबसे बड़ी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर की में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की डील है। 4 बिलियन डॉलर से ऊपर का ये सौदा है, और इसको अगर आप मिला देंगे तो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में लंबी चौड़ी पूंजी इस साल आती हुई दिखाई दी है। इसमें आप अगर गौर करेंगे तो एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 3 बिलियन डॉलर का स्टेक खरीदने का ऐलान किया था। 60% की हिस्सेदारी सर। बिल्कुल, मेरे पास वो डेटा है सर। जापान की जो दूसरी बड़ी जो डील्स है मैं बता रहा हूँ, मिजुहो सिक्योरिटीज़ ने भी बताया आपने कि मिजुहो ने एवेंडस में 60% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है। ये सौदा करीब 525 मिलियन डॉलर, यानी करीब जैसा आपने बताया 4700 करोड़ के आसपास का। वो एवेंडस के मौजूदा जो फाउंडर्स ही हैं वो कंपनी चलाते रहेंगे, ब्रांड वही रहेगा, ये भी बात सामने आ रही है। दूसरा है सुमोतो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, यानी जिसको कि आप एसएमबीसी के नाम से जानते हैं। इस साल एसएमबीसी ने भी इस बैंक में 24.2% हिस्सेदारी खरीदी। इसमें 20% जो हिस्सेदारी है 1.6 अरब डॉलर में भारतीय बैंकों यानी जो एसबीआई समेत जो है उसमें ली गई थी। और तीसरा है सर एमिरेट्स एनबीडी बैंक, यानी ये जो यूएई की जो बैंक है, ये इस बैंक ने आरबीएल में 60% की हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया। इससे करीब जो है 3 अरब डॉलर का जो है निवेश आएगा। तो ये तो रही सर कुछ जो जापान की जो दूसरी बड़ी जो डील से वो डेटा मैंने आपको बताया, लेकिन आप द बिगर पिक्चर पर बात बताइए। बिल्कुल, इसके अलावा अभी हाल में जब ये वाली डील हो रही है, तभी सम्मान कैपिटल में आईएससी ने 1 बिलियन डॉलर लगाए थे। एक फेडरल बैंक में ब्लैक स्टोन का लगभग 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, 0.75 बिलियन डॉलर का, और इसी तरह से आईडीएफसी में वार्बर पिंकस का 1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ वो उदाहरण हैं जो भारत के बैंकों में, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स या एनबीएफसीज में जो विदेशी पैसा आ रहा है उसका ये जो है वो पूरा एक चार्ट है जी। लेकिन अब आप बिगर पिक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसमें क्या है कि अभी तक जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था वो असल में अब उसमें एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो इन्वेस्टर हैं विदेशी, चाहे जापान के हों या आपके वेल्थ फंड हो, ये भारत के बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या एक तरह से कहें शेयर होल्डर के तौर पर, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के तौर पर यहाँ पे एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। सरकार ने और आरबीआई ने पिछले कुछ वक्त में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आपका फाइनेंशियल सेक्टर में, वहाँ पे नियमों को आसान भी बनाया है। अभी 74% के एफडीआई की इजाज़त प्राइवेट बैंक्स में है,
सरकारी बैंकों में अभी ये 20% है, जिसको सरकार बढ़ाकर 49% करना बजट में उसका ऐलान हो सकता है सर, ऐसे उम्मीद की बजट जाए? में हो सकता है कि इसका सरकार ऐलान करे या कोई रोड मैप पेश करे, जैसा कि जो 4 बड़े बैंक बनाने का है उसका भी रोड मैप बजट में पेश किया जा सकता है। जी सर, इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये भी आता है हमारे व्यूअर की तरफ से, देखिए कि कहा जाता है कि विदेशी निवेशकों का पैसा अगर भारी मात्रा में आएगा तो उससे कोई संकट की भी तो बात है या नहीं है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। लोगों का ये तर्क रहता है कि बाहर का पैसा आ रहा है, एफडीआई की लिमिट बढ़ा रही है, जो प्रो एंड कॉन्स की जो चर्चा करने वाले लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि क्या इससे कोई चिंता की बात है या नहीं, हम आपसे समझना चाहते हैं। नहीं, चिंता की बात ऐसा सच नहीं है। बहुत रूल्स अच्छी एंड रेगुलेशंस कैपिटल आएगी सब तो रहते हैं। बैंकों के पास ज़्यादा क्रेडिट बांटने के लिए पैसा होगा, एक्सपेंशन के लिए मौके होंगे, और स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर के तौर पर आ रहे हैं, यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह का एफडीआई ये इन बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ रहा है। तो जो देश की इकोनॉमी दरअसल जिस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, जिस हिसाब से देश में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो भारत के चाहे निजी सेक्टर के बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या सरकारी सेक्टर के बैंक हो, इन सबको बड़े पैमाने पर कैपिटल की ज़रूरत है। और दुनिया भर के जो संस्थान हैं, वित्तीय संस्थान हैं या वेल्थ फंड हैं, उनको लगता है कि भारत जो है, भारत की इकोनॉमी और भारत के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगले कुछ साल में एक बड़े एंटिटी की शक्ल ले सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इस वजह से ही यहाँ पे स्टेक खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार हम इस तरह की डील्स हर महीने 2 महीने पे होती हुई देख रहे हैं। जी, और इसके पीछे एक भी तर्क ये भी तो हो सकता है सर कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 8.2% की दर पर हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे का भी जो अगर प्रोजेक्शन है वो भी बड़ा शानदार है, बुलिश है। तमाम घरेलू संस्थागत निवेशक के अलावा जो घरेलू रिपोर्ट्स हैं वो तो इस बात की तस्दीक कर ही रहे हैं, बल्कि अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात की जाए, इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, वो भी बहुत बुलिश है इंडिया को लेकर। बिल्कुल जी, तो आपका बहुत शुक्रिया सर। आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नेट।